और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम मोदी ने असम में कैंसर के 7 नए अस्पतालों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि 2014 के बाद से शुमाल मशरक़ी इलाके में मुश्किलें कम हो रही हैं और हालात बदल रहे हैं। अमन व सुकून को देखते हुए आफ्सपा को कई इलाकों से हटा दिया गया है। असम में नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आप्सा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आप्सा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है। यही कारण है कि पहले त्रिपुरा और फिर मेघालय से आप्सा को हटाया गया। असम में तो 3 दशक से ये लागू था। स्थितियों में सुधार न होने के कारण पहले की सरकारें इसको बार बार आगे बढ़ाती रही, लेकिन बीते वर्षों में हालात को ऐसे संभाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आप्सा हटा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों से भी हम तेजी से हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से भी आप्सा को हटाया जा सके। नागालैंड और मणिपुर में भी इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के भीतर की समस्याओं का समाधान तो हो ही रहा है, राज्यों के बीच भी दशकों पुराने जो सीमा विवाद थे वो भी बहुत सौहार्द के साथ हल किए जा रहे हैं। मैं हेमंता जी और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी आज विशेष बधाई दूंगा कि उनके प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट अब देश की सशक्त आर्थिक इकाई बनने की ओर अग्रसर है। और इस वक्त एक और अहम खबर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और निशाना साधा है वजीर आजम पर। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से सवाल किया है कि फ्यूल टैक्स का 68% मरकजी सरकार के पास है तो रियासतें कैसे जिम्मेदार हुई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज करते हुए कहा है कि फ्यूल के ज्यादा कीमत के लिए रियासतों को जिम्मेदार ठहराए, कोयले की कमी के लिए रियासतों को जिम्मेदार ठहराएं। राहुल का कहना है कि फ्यूल पर लगने वाला टैक्स का 68% हिस्सा मरकजी सरकार लेती है, इसके बावजूद वजीर आजम जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। कल वजीर आजम मोदी ने कुछ रियासतों में वैट कम नहीं करने पर सवाल उठाए थे। इस मामले पर अपोजिशन मोदी सरकार को घेरने में लगा है। नागपुर में एनसीपी कारकुनों ने लाउडस्पीकर और महंगाई के मामले पर मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों का कहना है कि महंगाई आसमान पर है, लेकिन बीजेपी सरकार को आवाम की कोई फिक्र नहीं है। गरीबों पर महंगाई के दोहरी मार पड़ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई किस ओर लेके जा रही है। देश की जनता यानी आज खाद्य पदार्थों का हो या किसी भी प्रकार का हो, यानी जो भी हर चीज यहाँ पे महंगी हो गई है। लेकिन भाजपा की सरकार, जुमलेबाज सरकार
किसी भी प्रकार का इस तरफ ध्यान दे नहीं रही। जहाँ पे आज भी क्रूड ऑयल के भाव कम थे, उस समय कम थे, तब भी उन्होंने 80-90 रुपए पेट्रोल बेचा है, और आज ये लोग 120 रुपए तक के पेट्रोल डीजल के भाव यहाँ पे पहुंचा दिए हैं। हम इसलिए ये भोंगों का आज भोंगा लेके ये मोदी साहब को, ये भाजपा सरकार को हम जगाना चाहते हैं कि देश के जनता की तरफ ध्यान दे और उसको महंगाई से निजात दिलाए। लालू प्रसाद आज जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी रिहाई के अहकाम सीबीआई अदालत ने जारी कर दिए हैं। लालू प्रसाद यादव को जुर्माने की 10 लाख की रकम जमा कर दिए गए हैं। लालू प्रसाद चारा घोटाले के डोरंडा केस में जमानत उनको मिली है। अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। मुल्क की कई रियासतों में बिजली का शदीद बहरान पैदा हो गया है। कोयले की कमी की वजह से बिजली में कटौती की जाने लगी है। शदीद गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है और बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मुल्क भर के 85 पावर प्लांट्स में कोयले की कमी है। पावर प्लांट की शिकायत है कि रेल रैक की कमी की वजह से कोयला मिलने में ताखीर हो रही है। जिन रियासतों में थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला खत्म होने के दहाने पर है, उनमें राजस्थान, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली की कटौती की आम शिकायत मौसूल हो रही है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के पास ज्यादा बिजली दस्तयाब नहीं है, तो कम अज कम सहर और इफ्तार के वक्त बिजली फराहम की जानी चाहिए। तो नाकाबिलियत की वजह से या तो फिर जानबूझ के, ये दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरा तो कोई वजह हो नहीं सकता। लेकिन लगातार लोगों की ये शिकायत कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहां से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना। लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए ये कोशिश की जानी चाहिए, अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम सहरी और इफ्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराहम करें। सर, आपने कहा कि जानबूझ के नहीं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है अगर वो जानबूझ के ये सब करें? मैंने कहा या तो जानबूझ के या फिर it is incompetence or it is deliberate. These are the only two reasons. Let the government say what it is. हिंदी जुबान पर फिल्म अदाकारों के बीच शुरू हुई बहस में अब सियासतदां कूद पड़े हैं। कर्नाटक के साबिक वज़राए आला सिद्धारमैया और कुमारस्वामी ने इस मामले में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। सिद्धारमैया ने उन्होंने कहा है कि हिंदी कौमी जुबान नहीं थी। उन्होंने खुद के कन्नड़ होने पर फख्र होने की बात कही। तो साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी ने अजय देवगन के ट्वीट को मज़हका खेज बताया है। कुमारस्वामी ने ट्वीट किया है कि अजय देवगन न सिर्फ तुनक मिजाज हैं, बल्कि हिंदी पर कौमी जुबान के रूप में उनका बर्ताव मज़हका खेज है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि हिंदी जुबान लोगों को जोड़ने का काम करती है और दीगर जुबानें मुल्क में गुलदस्ते की तरह हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदी जो है वो राजभाषा है, इसको तो किसी को कोई इनकार कर नहीं सकता। अब अगर कहीं उन्होंने कह दिया स्लिपट, कोई हो सकता है कि उनकी भावना रही होगी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, तो वो अलग बात है। देखिए, हिंदी जो है वो किसी भी क्षेत्रीय भाषा, किसी भी अन्य भाषा पर डोमिनेट कभी नहीं करती। हिंदी जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। और जो लोग हिंदी से इतनी दूरी बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न तो हिंदी को समझना चाहते हैं, न समझ पाए हैं, और न हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान और हिंदी जो है वो एक दूजे के लिए बने हुए हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो राज्यों की अपनी भाषाएं हैं, जो अन्य भाषाएं हैं, वो हमारे देश तो गुलदस्ता है और हर भाषा का सम्मान है। हिंदी ने कभी भी इन भाषाओं पर डोमिनेट नहीं किया, इन भाषाओं को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनको फलने फूलने में मदद की है।
हिंदी पर किच्चा संदीप और अजय देवगन के बीच बहस में कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई अदाकार किच्चा संदीप की हिमायत में आ गए हैं। बोम्मई के मुताबिक संदीप ने जो कुछ कहा है सही कहा है। इलाकाई ज़बान इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि रियासतों का क़याम लिसानी बुनियाद पर अमल में आया है। उन्होंने मजीद कहा कि किच्चा संदीप ने जो कहा है उसे सबको समझना और इसका एहतराम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इबादतगाहों से हटाए जाने के मामले पर एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने योगी हुकूमत की सताइश की है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर्स को हटाया जा रहा है या फिर उनके डेसिबल्स काबू में किए जा रहे हैं, राज ठाकरे पर तंज कसा है। साथ ही साथ राज ठाकरे ने कहा है कि ये उद्धव ठाकरे को इससे कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि इबादतगाहों का बिलखुसूस मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर योगी हुकूमत को तहे दिल से मुबारकबाद करता हूं। बदकिस्मती से महाराष्ट्र में कोई जोगी नहीं है बल्कि भोगी है। ख्याल है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इबादतगाहों को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर हिदायत जारी करते हुए आवाज़ पर कंट्रोल करने को कहा है। हिदायत के मुताबिक इबादतगाहों के अहाते से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए और ये तमाम इबादतगाहों के लिए है, खा वो मसाजिद हों या मंदिर हों या चर्च हों या गुरुद्वारे हों। कर्नाटक के मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल ने बुलडोजर चलाए जाने के वाकयात की मजम्मत की है। साथ ही मुसलमानों से सब्र का मुजाहरा करने की अपील की है। मरकज के सरप्रस्त अलहाज अमीर जान ने कहा है कि मुसलमानों को भड़काने और मुश्तइल करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मुसलमान फ़िरका परस्त ताकतों की चालों को समझें। जामिया हजरत बिलाल के मुहतमिम मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने कहा कि मुल्क में अहले सुन्नत का सबसे बड़ा इदारा अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत मदारिस के हिफाजत को यकीनी बनाए। हम लोगों सोच समझ के जो भड़काव में न आते हुए बहुत सब्र इस्तिक़लाल से हमें काम लेना है। आज हमें सामने वालों के इसमें बहकाव में आके नहीं सो ये दंगे फसाद करना, ये करना, वो करना, ऐसे वैसे फसादा करना में हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस वजह से बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। आज हालत हादरा देखे तो दुनिया के अंदर सब जगह कोई मुसलमान इत्मीनान से नहीं है। इसी वजह से हम लोग बहुत सोच समझ को आज हमें काम करने का है, आगे बढ़ने का है। तो ऐसा लगता है कि अब त्योहारों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। त्यौहार खुशी के लिए होते हैं, ना कि किसी के दिल दुखाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे त्यौहार हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमानों के होते आ रहे थे, तमाम आपस में एक साथ मिलजुल कर बैठा करते थे, त्यौहार करते थे, तो उसी चीज़ों को हमें फिर वापस लाने की कोशिश है। और मैं हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा कि आप इस पर कान धरें और इन मामलात जो हो रहे हैं, इन मामलात को ख़त्म करने की कोशिशें की जाएं। बक्सर के देहातों में पानी में आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा बढ़ गई है। इसी दौरान वाटर एड आगे आया और गांव की ख्वातीन को तरबियत देने के साथ साथ इन्हें पानी की जांच की सहूलत भी फराहम की गई। आज ये ख्वातीन गांव में एक बहुत बड़ा सहारा बनकर उभरी हैं। मिशन पानी की ये रिपोर्ट देखिए। We are working here since last 2 years and we are working on arsenic mitigation plans. We are helping community to get safe water. We are helping community getting the treatment plant from where the water is distributed to each household. We are helping community in getting the water filtration system at household level who are more affected with the arsenic. तो हम लोग ने घर घर जाकर सबसे पहले जो ये है पानी के लेकर घर घर गए, देखे किस तरह के लोग पानी पी रहे हैं, किसके घर में नल जल है या चापाकल है। फिर इसके बाद हम लोग ने जब पानी जांच करना सीख गए तो घर घर गए और सैंपल लिए चापाकल का, नलकूपों का, ये जो पाइप है मिनी हर घर नल जल योजना का, वहाँ हम लोग ने बहुत सारे जगह पाया कि बहुत सारा आर्सेनिक है। लोगों के बीच में हम बताए कि देखिए आप जो पानी पी रही है ना, ये आपके पीने योग्य बिल्कुल नहीं है, इसे यथासंभव स्वच्छ करने का प्रयास कीजिए। तो हमने बताया कि ये ऐसे पानी का आप फिल्टर कीजिए, स्वच्छ पानी का कोई स्रोत नहीं है तो आप गट्टी और बालू से निर्मित ही फिल्टर बनाकर आप पानी का यूज कीजिए। Now they are using the treatments
systems which reduce the contamination. And apart from this, we have also enabled around 12 volunteers in 6 Gram Panchayat who are spreading awareness regarding arsenic and helping the community for the how to mitigate the arsenic effects. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के आवाम को अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। न्यूज़ 18 ने इस हवाले से IMD के साइंटिस्ट से बात की है। देश भर में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं IMD के साइंटिस्ट RK जेनामनी जी। सर, गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ती आ रही है और दिल्ली की बात करें तो टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है। ये जो पहले अभी कल से शुरू हुआ है और कल भी जो जैसे कुछ स्टेशन है 44 आया है, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, नजफगढ़ और जो स्टेशन आस पास है पश्चिम दिल्ली का, गुड़गांव भी 44 आया है। अभी आज बढ़ेगा 1 डिग्री, तो सफदरजंग भी आज 42.5 या 43 होगा। हीट वेव आज से शुरू हो रहा है, कल इनफैक्ट स्टार्ट हो गया और ये स्पेल थोड़ा सीवियर रहेगा। हम लोग ऑरेंज अलर्ट कल के लिए अपडेट किया है। मेनली जो लू है आज कल थोड़ा शाम को डस्ट स्टॉर्म का संभावना है, लेकिन हम लोग फिर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर सारा भारत का बात करें तो काफ़ी एरिया जो है 45-44 का रेंज में आ चुका है, जैसे पश्चिम राजस्थान, विदर्भ और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश का पूर्व भाग और झारखंड में भी 44 आया है, झारखंड उड़ीसा का भी 44 दिया है। यानी कल जो था सबसे ज़्यादा गर्मी का दिन रहा ऑल इंडिया में। और ये जो स्पेल है ईस्टर्न इंडिया का तो ऑलरेडी चल रहा है लास्ट 3 डेज, लेकिन नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया वो शुरू हो रहा है आज से। और ये जो है उत्तर भारत का जो है जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इवन मध्य प्रदेश, गुजरात का 2 दिन चलेगा, लेकिन बाकी जो मैंने बताया ये 2 मई या 1 मई तक चलेगा। लेकिन पूर्व भारत जो है वो 30 अप्रैल से जा रहा है, टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि थंडरस्टॉर्म वहाँ शुरू हो रहा है, काल वैसाखी जो भी उसका जो हमारा मीटरोलॉजिकल इवेंट है। लेकिन ये जो विराट बहुत ज़्यादा एरिया है, जम्मू भी एक्सपीरियंस कर रहा है 40, 39, हिमाचल भी 38, 36, तो ये एरिया जो है बहुत बड़ा एक WD एक्टिव WD आ रहा है 2 मई को, तो काफ़ी लंबा दिन इसकी इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि पूर्व भी आ जाएगा तब तक। तो एक अच्छा न्यूज़ है कि 2 से 5 में जो है रेन जो है पता चलेगा। जो प्रीवियस 2 मंथ जो है ना, जैसे मार्च अप्रैल ऑलमोस्ट ड्राई गया, लेकिन मई फर्स्ट वीक में एक गुड न्यूज़ है यही है। बट ये जो 4-5 दिन है इसमें हम लोग ऑरेंज कलर काफ़ी एरिया दे रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। तो सभी को हम लोग का स्टेक होल्डर को भी बताया, गवर्नमेंट सिस्टम, म्यूनसिपैलिटी जो एरिया में है, उसके साथ साथ पब्लिक को भी हम लोग वार्निंग दे रहे हैं कि बाहर ज़्यादा ना निकले। ठीक है, बिल्कुल सर, ऑरेंज अलर्ट है, पब्लिक को भी वार्निंग आप दे रहे हैं। और अगर हम बारिश की बात करें तो कब तक आने की? 2 मई मैंने बताया ना, 2 मई से 5 मई जो है काफ़ी एरिया में बारिश होगा और पता बिग रेस्पाइट है। ठीक है ना, यही है कि एटलीस्ट रेन शुरू हो रहा है। ठीक है ना, लंबा नहीं चलेगा, इतना लंबा का जो गर्मी का जो पीरियड है वो खत्म होगा 2 मई से। ठीक है, तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए RK जेनामनी जी, जिनका कहना है कि 2 मई के बाद हल्की सी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वज़ारत सेहत के जरिए जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,303 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 2,563 अफराद शिफायाब हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 39 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के तकरीबन 17,000 एक्टिव मामले हैं। इस बीच हुकूमत दूसरे टीके के बाद बूस्टर डोज की मियाद में कमी करने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक दूसरे टीके और बूस्टर डोज के बीच फासले को 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया जा सकता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी गिरोह की 29 अप्रैल को मीटिंग है और इस मीटिंग में दूसरी डोज और बूस्टर के बीच वक्त को कम करने की सिफारिश की जा सकती है।
दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1367 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं एक शख्स की मौत भी हुई है। बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। 65,000 से ज्यादा बेड्स बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। स्कूलों के हवाले से दिल्ली सरकार की तरफ से रहनुमा खुतूत जारी किए गए हैं। दिल्ली के वजीर सेहत ने कहा है कि हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं। केसेस तो ज़्यादा आ रहे हैं, बट वो केसेस की वजह से कोई सीरियस नहीं है। देखो, एडमिशन जो हैं वो बहुत ही रेयर है। पिछली अब लगभग 5,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। जब पहले 5,000 केसेस एक्टिव होते थे तो उसमें कम से कम 1,000 लोग अस्पताल में होते थे। अब अस्पताल में 100 लोग हैं, तो बहुत ही कम नंबर है जो कि हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है। उसका कारण यही है कि सब लोग वैक्सीनेटेड है। दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और काफ़ी लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब क्योंकि ये दोबारा या तीसरी बारी या चौथी बारी हो रहा है तो इतना गंभीर नहीं है। 10,000 बेड ऑलरेडी हैं। उस 10,000 बेड में से सिर्फ 100 ऑक्यूपाइड है, तो अभी बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है। जब भी जरूरत पड़े हम बढ़ा देंगे। बच्चों के लिए मतलब बिल्कुल कम घबराने की जरूरत है। देखो, अभी तक एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि शुरू से हम सीरो सर्वे कराते रहे हैं, बार बार कराते रहे हैं, तो बच्चों को जो इन्फेक्शन था बड़ों के बराबर था, पर उनको सीवियरिटी बहुत ही कम रही है। बहुत ही कम बच्चे अस्पताल तक जाते हैं, बहुत सीवियरिटी कम है। बूस्टर डोज की तैयारी चालू हो गई है, सबको लगाया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियारों का जखीरा जब्त किया है। यह कार्रवाई मुंबई आगरा हाईवे पर की गई। छत्तीसगढ़ से जालना जा रही कार्गो पुलिस ने रोका और तलाशी ली। स्कॉर्पियो से 89 तलवारें और एक खंजर बरामद किया गया है। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जब्त किए गए हथियारों की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। आज अर्ली मॉर्निंग में सोनगिर पुलिस स्टेशन की टीम बॉम्बे आगरा हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इन्होंने एक सस्पेक्टेड स्कॉर्पियो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, तो गाड़ी की छानबीन करने के बाद उसमें उनको 90 वेपन्स मिले हैं। उसमें 89 सोर्स है और एक खंजीर है। तो वो 4 एक्यूज उसमें हैं, 4 एक्यूज अरेस्ट किए हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चला है कि चित्तौड़गढ़ से ये वेपन लाए हैं और जालना के लिए ये ले जा रहे थे। अभी किस कारण ये ले जा रहे थे इसकी इंक्वायरी चल रही है। आगे चल के ये क्या करने वाले थे और कोई दूसरे आरोपी इसमें है, ये सब बाजू इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएगी। और अगली खबर बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर DK शिव कुमार की जानिब से अजीमुशान इफ्तार पार्टी का इनेकाद अमल में आया। शहर के नालपाड पोलिन में सजाई गई इस तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और कांग्रेस के कई अहम लीडरों ने शिरकत की। कर्नाटक के AICC इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जानिब से मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। सुरजेवाला ने कहा कि मुल्क में नफरत फैलाने और मजहब के नाम पर समाज को बांटने वाली ताकतें क्या एक बार फिर मुल्क का बंटवारा चाह रही हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर DK शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी मजाहिब के मानने वालों के सुख और दुख में शामिल है। उन्होंने कहा कि मजहब चाहे जो भी हो, लेकिन उसूल एक हैं, खुदा एक है और उसके नाम कई हैं, लिहाजा समाज में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया की जानिब से मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया था। अब DK शिव कुमार की जानिब से भी इफ्तार का एहतमाम हुआ है। इन इफ्तार पार्टियों से समाज के लिए एक अहम पैगाम दिया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में इन 2 बड़े लीडरों के इफ्तार पार्टियों पर चेमकोइयां भी हो रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।